भैया भाभी दीदी को बताओगे, कूड़ा कम करने से कुछ नहीं जाएगा, स्वच्छता का किया वादा किस दिन निभाओगे। स्वच्छ रहूंगा मैं, स्वच्छ शहर मेरा, स्वच्छ रहूंगा मैं, स्वस्थ शहर मेरा। तो बच्चे कहाँ जाएंगे, रहने को जमीन नहीं, खाना क्या वो खाएंगे। कूड़ा सारा धरती में खेलने कहाँ जाएंगे, घर बैठे बैठे सारा टाइम क्या बिताएंगे, मोबाइल लैपटॉप में अपनी आंखें सड़ाएंगे। स्वच्छ रहूंगा मैं, स्वच्छ शहर मेरा, स्वच्छ रहूंगा मैं, स्वच्छ शहर मेरा। कूड़े को मिटाएंगे, अपने ही घर में कूड़ा छटवाएंगे, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग कराएंगे, जिसके लिए हरा नीला डस्टबिन लगाएंगे। हरी संकटमय कूड़ा भी छटाएंगे, जिसके लिए काले रंग का डस्टबिन लगाएंगे। स्वच्छ रहूंगा मैं, स्वच्छ शहर मेरा। गीला कूड़ा हरा सूखा नीले में डलाएंगे, थोड़ी मेहनत कर शहर को बचाएंगे, कूड़ा गाड़ी में कूड़ा खुद डलवाएंगे। स्वच्छ रहूंगा मैं, स्वच्छ शहर मेरा, स्वच्छ रहूंगा मैं, स्वच्छ शहर मेरा। तन मन धन से स्वच्छता निभाएंगे, खाता हूँ कसम मैं, खाओ तुम भी मेरे साथ, दुनिया से कूड़े के बोझ को हटाएंगे, धरती माँ को कूड़ा घर होने से बचाएंगे। स्वच्छ रहूंगा मैं, स्वच्छ शहर मेरा, स्वच्छ रहूंगा मैं, स्वच्छ शहर मेरा। ये गीत अभी आप सुन रहे थे दोस्तों, स्वच्छ शहर मेरा, स्वस्थ रहूंगा मैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है, हर कोई इस गीत पर थिरकने लगता है और हमारे भीतर कहीं ना कहीं हमें उद्वेलित और उमंगित करते रहता है ये गीत। तो ये गीत लिखा गया है मनोज कांडपाल जी के द्वारा, डॉक्टर मनोज कांडपाल, जो कि इस वक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं हल्द्वानी शहर के और डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। तो सर, कूड़े पर ये गीत बनाने का ख्याल कैसे आया, और इतना सुंदर कंटेंट आपने लिखा है, इतना अच्छा पिक्चराइजेशन इसका किया हुआ है, कितना असर पड़ रहा है इस गीत का, और कब ये लिखा है, कब ये इसकी धुन बनी है? मैम, क्योंकि मैं डॉक्टर एज अ डॉक्टर मैंने काम किया है, तो मुझे कूड़े के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी जी। जब मैं यहाँ नगर निगम हल्द्वानी में आया तो मैंने कूड़े को देखा, समझा, तो कुछ अजीब सा लगा। फिर बाद में ये भी समझ में आया कि नहीं, हम मरीजों को ठीक करते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन मरीज के जो बीमारी का जो मेन कारण है ये कूड़ा ही है उसमें कुछ हद तक। तो जब कूड़े को समझा, कूड़े में गया, कूड़े को देखा, तो कूड़ा भी अपना हिस्सा सा लगने लगा एक। तो बस कूड़े को देख के, समझ के, कूड़े को कैसे कम किया जाए, कैसे वो किया जाए, तो अपने आप ही वो शब्द बनते गए और ये गाना अपने आप तैयार हो गया। जी सर, हम चाहेंगे 2 लाइन आप हमारे श्रोताओं के लिए जरूर गुनगुनाएं इसे, क्योंकि आप गाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इसकी जो शुरुआत है वो इस तरह से है कि तुम जो चाहोगे तो कूड़े को निपटाओगे, मम्मी पापा भैया भाभी दीदी को बताओगे, कूड़ा कम करने से कुछ नहीं जाएगा, स्वच्छता का किया वादा किस दिन निभाओगे। स्वच्छ रहूंगा मैं, स्वच्छ शहर मेरा, स्वच्छ रहूंगा मैं, स्वच्छ शहर मेरा। क्या बात है, क्या बात है सर। तो सर, आपने एकदम लेटेस्ट धुन को चुना जो रैप जो युवाओं में काफी लोकप्रिय हो रही है, तो आपको लगा कि इसका कुछ असर पड़ेगा? मैडम, जो रैप बनाने का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि मेरा मानना है, क्योंकि जो जो ये जो बदलाव हैं वो युवा पीढ़ी या फिर किशोर ही ला सकते हैं समाज में, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं तो हम लोग कई चीज़ों पे ध्यान देते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने जो बच्चे हैं और जो युवा हैं उनको इन चीज़ के बारे में बताना है, ताकि वो समाज में वो चीज़ को फैलाएं। तो मुझे ऐसा लगा कि युवाओं को रैप ज़्यादा पसंद आता है और बच्चों को भी रैप अच्छा लगता है, क्योंकि अगर सामान्य टाइप का कोई गाना बचे भाई तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ वो रैप की धुन, वो नाचने थिरकने वाला जहाँ कंटेंट आता है तो उनको अच्छा लगता है, तो उसी को सोच के इसको रैप के रूप में बनाया गया। तो उन्हीं का टूल आपने इस्तेमाल किया। और श्रोताओं, आप जरूर बताइएगा कि आपके घर में जो कूड़ा गाड़ी आती है उसमें कौन सा वाला गाना बजता है, और क्या आपको ये सुनना पसंद है हर तीसरे दिन की कूड़े वाला आया घर से कूड़ा निकाल, कचरा निकाल, या फिर आप इसकी जगह एक सुंदर सा रैप सुनना चाहेंगे जिसमें बहुत सारा अच्छा कंटेंट भी भरा हुआ है? तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि हमारे श्रोता जो इस वक्त आपको देख रहे हैं कि कूड़ा आखिर होता क्या है,
कूड़ा किसने पैदा किया? आज से अगर दसियों साल पहले की बात करें तो उस तरह की जीवन शैली में कूड़ा होता ही नहीं था। तो ये सब किसकी देन है? देखिए, कूड़ा जो है, जितना जितना हम लोग एडवांस होते गए, जितना हमारा सोसाइटी एडवांस होता गया, जी, तो उतना उतना कूड़ा बनने लग गया। जी, मुझे अभी भी याद आता है कि जब मैं अपने नानी के घर जाता था तो उनके वहाँ गाय, खेत, खलियान, जी। ये सब चीजें था, तो मैं देखता था वहाँ जो गीला कूड़ा हम कहते हैं अलग करके कंपोस्ट बनाएंगे, सूखा अलग, तो गीला कूड़ा तो वहाँ होता ही नहीं था। वहाँ हमने देखा कि हमने गोभी काटी, हमने चाय बनाई, उसकी पत्ती निकली, हमने प्याज के छिलके निकाले, वो सब गौ माता को हम लोग खिला देते थे। और जो सूखा कूड़ा है, मुझे तो अपनी भी याद है कि जो वो साइकिल में वो बेचने वाले आते थे, याद होगा आपको, पापड़ बेचते थे, हुँ। मूंगफली देते थे, चने देते थे, हम उनको देते थे, मुट्ठी भर वो मूंगफली दे जाते थे। ओह! क्या बात है। लेकिन अब समय क्या है कि जमाना एडवांस हो गया है। भाई हम लोग भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस काम में लगे, हुँ, क्योंकि अब हम कहते हैं कि फाइनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रांग होने लगे आज आजकल हम लोग। जी। तो ये जो वो था, एक कल्चर था, वो खत्म हो गया है। तो हुँ, उसकी वजह से अब ये गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा बढ़ने लगा है। जी। पहले से हम लोग जाते थे सामान लेने, तो मुझे याद है कि हम लोग बगल में कपड़े का बैग बांध के या हाथ में मोड़ के एक जूट का बैग लेके बाजार जाते थे। उसमें हम सब्जियां, मिठाई सब भर के हम लाते थे। जी। अब हम उस कल्चर में भी नहीं रहे कि कौन वो बैग ले जाए घर से। हुँ। तो हम उसी दुकान में जाते हैं जो हमको पॉलीथीन देगा या बैग प्रोवाइड करेगा। जी, तो बिल्कुल, इस वजह से जो हमारा कूड़ा है वो बढ़ने लगा। बिल्कुल। पहले से घर में हमें चिप्स खाने का मूड होता, तो याद होगा हमारे जो हुँ, पुराने लोग थे वो आलू को पहले छिलते थे, फिर छत में सुखाते थे, बिल्कुल। फिर हम ऐसा जब ऐसा नहीं है कि उस वक़्त बच्चों को कुछ खाने को नहीं दिया जाता था, जो हाँ, भी इस तरह का बस टाइम होता था सब बीच मिलता का, था, सब मिलता सब था। मिलता था, लेकिन अब उसका सूजी के लड्डू बनते थे, बेसन बस के लड्डू बना के बड़े-बड़े जारों में भर बस दिया बस बस करते अब वो थे। स्टाइल बदल गया है। जी, जी, अब जी। उसमें हम जब उस समय हम चिप्स खाते थे, तो चिप्स आलू को ही हम फ्राई करके खाते थे, जब थैली में पैक आ रहे हैं, तो बिल्कुल, वो कूड़ा हमने बढ़ा दिया है अपनी ओर से। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। याद आता कि आज हम पिज्जा और ये वो करते, हमें याद है कि उस समय हमारे लिए पिज्जा, याद होगा आपको, कि मडवे की रोटी बनती थी, मोटी मोटी सी बनाते थे, है बिल्कुल, ना, उसके ऊपर घी लगा देते थे। बिल्कुल। ज्यादा हुआ तो उसमें थोड़ा नमक डाल लो, थोड़ा या गुड़ के मसाला डाल साथ लो, खा लो। गुड़ के साथ खा लो। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो था, तो समय के साथ जब समय बदला, चीजें बदली, तो कूड़ा भी उस हिसाब से बदला। बिल्कुल, दूसरा ये सब जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हुए हैं, बड़े-बड़े शोरूम्स जो हो गए हैं सामानों के रिटेल वाले, उन्होंने भी बहुत कूड़ा पैदा किया है। पहले बनिए की दुकान में जाते थे तो एक तरह से बिल्कुल। कम प्लास्टिक में हमको बहुत सारे सौदा पत्ता मिल जाता था। हाँ हाँ, आज हर किसी की पैकिंग जो है पूरा पॉलीथीन में ही लिपटी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि अब हर चीज पैकिंग में आने लग गई। पहले जी। से आप याद कीजिए, पहले से हम अपने लिए कपड़े से बनाते थे, तो थान से हमें कपड़े देता था दुकान वाला। हम हुँ, शर्ट का कपड़ा अलग, पैंट का अलग लेकर दुकान में सिलाते थे। जी। अब हम दुकान में जाते हैं तो वो पैक्ड होता, पहले उसमें एक वो क्या तो प्लास्टिक का कवर लगा होगा, हुँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर से डब्बा लगा होगा, हुँ। फिर जब हम उसको लेके जाएंगे तो या तो हमें वो बैग देगा, पेपर बैग देगा, या फिर बिल्कुल। प्लास्टिक बैग देगा। जी, जी। तो एक शर्ट जो हम पहले बिना कूड़े के पहनते थे पहनते थे, अब उसमें इतना, मतलब उसके साथ साथ हम कम से कम 400-500 ग्राम का कूड़ा घर भी ले जाते हैं साथ बिल्कुल, में। बिल्कुल। पहले तो जो हम एक्सेस में कपड़े ले रहे हैं, वो हम्म, भी एक तरह का कूड़ा पैदा कर रही है। हाँ, रंगों का बड़ा एक रोल है कि पानी कितना इस्तेमाल होता है कपड़ों को तैयार करने में, उतने रंगों को बनाने में। तो पॉल्यूशन तो हम कहीं न कहीं उससे भी कर ही रहे हैं, जो एक के साथ एक फ्री आइटम का जो कल्चर पैदा हो रहा है, एक्सेस हम घर में भर रहे हैं। हमारी वार्डरोब्स भरी हुई हैं, वो भी एक तरह का कूड़ा नहीं ही है। वही मैं बता रहा हूँ, समय के साथ ना देखिए जी, बदलता है, तो क्या है कि हमें समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी में भी चेंज आना पड़ता बदलना है। चाहिए। अब आप देखिए कि पुराने समय में क्या होता था कि मैं एक शर्ट पहन रहा हूँ, पैंट पहन रहा हूँ, उसका मेरा छोटा भाई वो पहन भाई रहा है। पहनते थे, फिर जब मेरे छोटे भाई ने पहन ली, तो पता चला हमारे चचा ताऊ किसी का लड़का छोटा है, तो फिर वो उसको हम उसको देते देते थे और थे। वो बड़े शौक से पहनता था। हुँ, अब समय क्या आ गया है कि अगर मेरा कपड़ा है, तो मेरी जो वाइफ है वही अपने छोटे बेटे को पहनाने को तैयार नहीं होगी। वो हुँ, कहेगी जब बड़ा नया पहन सकता है तो छोटा क्यों नया नहीं पहनेगा, वो उसके क्यों साथ की पुराना पहनेगा, वो पार्सलिटी का क्यों है। पुराना पहनेगा। तो जी। एक प्रकार से उस समय जो परिभाषा हम लोग कहते हैं ना कि रिड्यूस, हुँ, कम करो, हुँ, रीयूज, है ना, बिल्कुल। मतलब रिसाइकिल, रिसाइकिल। रिफॉर्म, जो ये शब्द हमने बनाए, तो जी। उसमें देखिए हम पहले, सबसे पहले तो हम चीजों को रिड्यूस कर रहे थे अपने। हुँ, भाई अगर मेरी एक ही शर्ट 4 लोग पहन रहे हैं, तो हमने उस, मतलब जो कपड़ा था उसको रिड्यूस किया। बिल्कुल। अब रिड्यूस करने के बाद जब वो सब पहने, तो उसको हमने रीयूज भी कर दिया। रीयूज़ करिए, अब बिल्कुल। वो जब चौथे के पास पहुंचता है, तो जब चौथा पहनेगा तो लगभग वो चीथड़ा टाइप का हो जाता है हुँ, ना।
तो तब भी हम उसका रीयूज करते थे पोछा लगाने में। पोछा पोछा है लगता या था। खतरे गद्दे रहते हाँ, थे, उसमें भरा जाता था उसे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वो सब बिल्कुल। समय थोड़ा चेंज तो हो आज गया। हम जब बहुत ज़्यादा संकट खड़ा हो गया, तब अब हम रिसाइकिल की बात कर रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं कि अब क्या होगा। और बहुत सारे ब्रांड अब इस तरह के कपड़े भी बना रहे हैं जो रीयूजेबल या इस तरह के हों, जो बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएं। बिल्कुल। तो सर, ये तो कूड़े की मोटी मोटी बात थी, लेकिन एक कितनी बड़ी चुनौती बनी है शहर में। कूड़ा निस्तारण ढेर लगा हुआ है शहर के किनारे पर। तो कैसे, क्या कोई रिसाइकलिंग मशीन का इस्तेमाल का कोई है, प्रोसेसिंग यूनिट जो लगती है, क्या आड़े आ रही हैं उसमें जी, जी। चीज़ें? वर्तमान में मैं पहले आपको नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के बारे में बताऊँगा कि वर्तमान में हमारा प्रोसेसिंग प्लांट लगने वाला है जल्दी, क्योंकि हमने उसका प्री-बिड कर दिया है। अगले माह उसका टेंडर फाइनल हो जाएगा, तो शायद 7-8 महीने के अंदर जो है हमारा वो प्लांट लग जाएगा। तो जिससे हम अपना जो ये कूड़ा-पूरा आता है तो उसको हम अलग-अलग पार्ट्स में अलग-अलग करेंगे। जी। जिससे कि अच्छा, पहले छटनी होगी उसकी। पहले छँटनी होगी, जैसे हम उसे खाद बनाएँगे, गीला कूड़ा है खाद बनाएँगे। और जो आरडीएफ कहते हैं, जो मतलब प्लास्टिक ये सब है, उसको हम आइडिया। वो बराबर करके उसकी सिल्ली बनाते हैं, जो कि सीमेंट फैक्ट्री या कहीं जाती है, वो जलती हैं। तो अच्छा। आरडीएफ हम उससे बनाएँगे, और जो हमारा बिकने वाला सामान है जिसको हम कहते हैं रिसाइकिल हो जाएगा, उसको अलग करेंगे। तो इस तरह से हम कूड़े का अलग-अलग करके सेग्रीगेशन करके कूड़े की जी। प्रोसेसिंग भी करेंगे जी। और कंपोस्ट भी बनाएँगे उससे। जी। सर, ये जब कूड़े की बात आती है, तो हम 2 दिन के बाद अगर तीसरे दिन कूड़ा गाड़ी घरों में नहीं आती, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि कूड़ा घर के अंदर कोई नहीं रखना चाहता है, उससे इतनी बदबू आती है। लेकिन वहीं अगर अब जब हम कूड़ा गाड़ी में कूड़ा डालने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एक कर्मचारी उस कूड़े के ढेर पे खड़ा होके सब कूड़े की छँटनी कर रहा है। तो हमें बड़ा मतलब एक मानवीय नज़रिए से हमको बड़ा बुरा लगता है कि ये भी इंसान है, क्या इसको बदबू नहीं आती है? तो उनके लिए सर कोई स्कीम्स है कि वो एक अच्छी कंडीशन, क्योंकि काम करना है, सफाई का काम समाज में बाँटा है कि एक तबका करता है और वो ही सदियों से करता चला आ रहा है। तो क्यों ना हम उन्हें कोई अच्छे उपकरण मुहैया कराएँ कि वो उस बदबू से बच सकें, उनके हाथों से खाने समय वो बदबू ना आए? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि जो उसमें गाड़ी में बैठे हुए लोग, उनके बारे में सबसे पहले मैं जो जब मैंने आपसे पहले भी जब अनऑफिशियल बात करी थी कि कमी हम पे है। कमी हम पे है कि हमने कूड़ा रखा घर में। अब जो ये गाने की आपने बात करी, तो बड़ा एक शब्द लिखा हुआ है कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा हरे में डलाएंगे, नीला सूखे में डलाएंगे करके। हुँ। हम पहले ये चीज करते नहीं, हम उसको मिक्स कर देते हैं। अगर कूड़ा हम घर से ही अलग अलग करके देंगे, तो जो आप ये बदबू वाली बात कह रहे हैं या वो हाथ से कर रहे हैं, हुँ। उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। भाई, वो कूड़ा जो अलग कर रहे हैं, वो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप खुद ही अलग करके देंगे, तो उनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वो गाड़ी के आगे बैठ के वो चलता रहेगा हुँ, अपना। हुँ, हुँ। इससे मजबूरी क्या है कि वो गाड़ी, हमारे यहाँ कई बार क्या होता है कि कई लोग के साथ दिक्कत है, लोग की भी दिक्कत होती, कि वो कहते हैं कि हम खुद गाड़ी में नहीं डालेंगे। जबकि इसी गाने में आप सुनेंगे, हाँ, उसमें लिखा है कि कूड़ा गाड़ी में कूड़ा खुद खुद डलवाऊंगा, ये शब्द लिखा डलवाएँगे। हुआ है कि खुद डलवाऊं। बिल्कुल, हाँ, कई बिल्कुल। परिस्थिति है, तो उससे क्या है ना, उन लोगों को उतरना पड़ता है, जो काम उनको नहीं भी करने हैं हाँ, वो उनको अननेसेसरी करने पड़ते करने हैं। पड़ते हैं। हुँ। ठीक है, पब्लिक को भी उससे फायदा हो रहा है, तो हम लोग उसमें वो नहीं है। जहां तक इनको वो है कि इनको हम क्या करते हैं, तो इन लोगों को हमने गमबूट, ग्लव्स, मास्क, ये सब हमने इनको उपलब्ध कराए हैं, सैनिटाइजर हम इनको देते हैं जी, जी। ताकि ये लोग सेफ रहें। जी। लेकिन सबसे पहले जब हमारा कूड़ा सेग्रीगेट होकर मिलने लगेगा, बिल्कुल। तो ये समस्या लगभग लगभग खत्म हो उससे जाएगी। बहुत समस्या हल हो जी, जाएगी। जी। जैसे मैंने सुना था कि जैसे दूध की पॉलिथीन की जो पन्नियाँ होती हैं, उनको भी अलग किया जाता है। वो शायद रिसाइकिल होती हैं, तो हम कई बार उसका टुकड़ा काट के फेंक देते हैं। तो कई लोग उस टुकड़े को उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि वो पन्नी एक पूरी जिसको मिले सही समय पे सलामत मिले। तो ऐसे करके बहुत बारीकियाँ हैं, मतलब कूड़ा, मतलब हम जिसको कूड़ा कह रहे हैं, वो दरअसल कूड़ा नहीं है, वहाँ से बहुत देखिए मतलब मैडम, उसकी कूड़ा उसका कमाई मतलब बहुत है हाँ मैडम, उसमें। देखो कूड़ा क्या है, कूड़ा मैंने आपको पहले बताया था, पहले हमारे लिए कूड़ा नहीं होता हाँ, था, हाँ, हाँ। अब कूड़ा हो रहा है। हुँ, अभी हमने कूड़ा कहा, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, हुँ, वर्तमान में आ गया है गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और परिसंकटमय कूड़ा जो हैजार्डस है। हुँ, अब उसमें सैनिटरी वाला भी जोड़ दिया, 4 हिस्से हो गए। तो कूड़े की कोई परिभाषा नहीं। हुँ, जितने आप एडवांस होंगे, जितनी आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हुँ। आपका जो कूड़ा है वो उतना ज्यादा प्रकार में बढ़ जाएगा। आज हम 4 की बात करते हैं, आने वाले समय में 25 प्रकार का हो जाएगा। लेकिन जब वो 25 प्रकार का होगा ना, तो उसको रिसाइकिल करने में, खत्म करने में आसानी रहेगी, क्योंकि आप उसको 25 टाइप में बांट देंगे। हुँ। जब 25 टाइप में बांट देंगे, तो जो उनका निस्तारण है, जो उनकी वो बहुत रिसाइकलिंग है, वो आसान हो जाएगी। बहुत आसान हो जाएगी, आसान। बहुत आसान हो जाएगी। तो सर, कितना लोगों को मानसिकता बदलने में कितना सफल हो पाया है नगर निगम? क्या-क्या अभियान चलते हैं? कोई देखिए, इस समय जो नगर निगम के बारे में कहूँगा कि नगर निगम कम आज नगर निगम, मतलब आप समझिए कि जब से हमारी ये बैंडी सेना ही बनी है, जिसको हमने बनाया, तो उसको पूरे भारत में द्वितीय स्थान मिला है
मतलब नवाचार के उसमें, तो ये जी। भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। उनका भी बड़ा सहयोग रहता है। और जो यहाँ के मतलब आज हमारे जो नागरिक हैं नगर निगम के, मुझे लगता है काफ़ी हद तक जागरूक हो चुके हैं। वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि गंदगी ना हो, और सारे कूड़ा जो है वो कूड़े गाड़ियों को ही दे रहे हैं। हुँ। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम कूड़े गाड़ी में नहीं देंगे कूड़ा, तो हम कहीं ना कहीं फेंकेंगे, फेंकेंगे। या तो सड़क पे फेंकेंगे या किसी के दूसरे के प्लॉट में फेंकेंगे। और जब हमारे यूजर चार्जेस लोग देते हैं, तो उनके मन में भी होता कि हाँ, सुविधाएं हमें मिले। तो हम लोग भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगभग लगभग हम काफ़ी हद तक इसको कर भी दिए हैं। थोड़ा बहुत हमारी ही कमियां हैं जिसको हम समाज के लिए पूरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक यहाँ है कि इस समय यहाँ की जो जनता है हल्द्वानी की, नगर निगम हल्द्वानी का, काफ़ी जागरूक हैं। और इवन बच्चे, क्योंकि हम लोग ड्राइव स्कूलों में भी चला रहे हैं और प्रचार प्रसार हम सभी के लिए कर रहे हैं, तो उसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा आ रहा है। और हम लोग भी कम से कम नहीं तो इसमें 125 गाड़ियाँ इस काम पे लगी हुई है नगर निगम हल्द्वानी अच्छा, कार्यक्रम नाम। 125 कूड़े की गाड़ियाँ कूड़े लगी की हैं। गाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के कूड़े की, जैसे डोर टू डोर है, जो हम सड़क साफ करते हैं, जो हम गलियां साफ करते हैं, तो कम से कम 125 गाड़ी हमने इसके लिए लगाई हुई है। अच्छा, तो ये सर निगम की गाड़ियाँ हैं। ये निगम इसके की अलावा प्राइवेट गाड़ियाँ भी चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ, समितियों की जो चल रही नहीं हैं? नहीं, प्राइवेट गाड़ियाँ कुछ ही वार्डों में चल रही है, क्योंकि उसका कारण ये है कि वो कई वर्षों से काम कर रहे थे, तो आजीविका का उनको भी थोड़ा दिक्कत आ रही जी, थी। तो उनको हटाया तो नहीं जा उन्होंने रहा। जब बात करी है निगम में, तो ये हुआ कि कुछ कुछ क्षेत्रों में ये कर ले, अच्छा, लेकिन बाकी लंबे समय तक नहीं चलेगा ये, जी, क्योंकि बाकी ये आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी समितियाँ हैं? ग्रामीण क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं। नगर निगम में ऐसा नहीं है, नगर निगम जी। में कुछ जगहों पे है। जी, जी। लेकिन क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, जी, उस सिस्टम को, उस चेन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो जी। हम मतलब जो हमारा जो रूल है उससे चलेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी बाहर वाले को लगाएं या अपने आप किसी को कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं। जी, जी। तो सर क्या सिस्टम होता है कूड़ा जैसे उगाही फिर कैस कब होती है, वो किसके द्वारा की जाती है और कितना फीस आपने रखी है? देखिए ऐसा है, फी जो है वो अलग अलग है। इसके लिए हमारे नियम कानून नगर निगम के हैं, हुँ, जिसमें हमने हर चीज के लिए एक फिक्स अमाउंट किया है। जैसे आपके डोर टू डोर का है तो हम 60 रुपये लेते हैं। हुँ। कोई अगर मलिन बस्ती का एरिया होता तो वहाँ 40 रुपया लेते हैं। हम बड़े बड़े होटलों से 150 रुपया भी लेते हैं महीने का। तो वो अच्छा, डिपेंड करता है कि वो आवासीय व्यवसायी भवन किस टाइप का है, किस टाइप तो का है? उससे ये चार्ज हमारे द्वारा लिए जाते हैं। जी। सर सफाई कर्मियों का मेहनताना कितना होता है? देखिए एक हमारे वहाँ पे, क्योंकि एक बहुत कठिन काम वो कर रहे हैं। मुझे लगता है उसके लिए एकदम दुगना पैसा मिलना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं हाँ, इसी बात पे आपको बताऊं हाँ। कि हमारे वहाँ 3 टाइप के कर्मचारी हैं। एक तो जो परमानेंट है, हुँ। वो तो जितना राज्य सरकार द्वारा है वो उनको तनख्वाह मिलती है। जी, एक जी। हमारे वहाँ संविदा के होते हैं, और एक हुँ, हमारे वहाँ पर्यावरण मित्र होते हैं, जो स्वच्छता समिति हम लोग कहते हैं, जो मोहल्ले से बनाई जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इनकी तनख्वाह दुगनी होनी चाहिए। तो अब आपके रेडियो में तो हूँ, लेकिन माननीय हमारे महापौर जी और हमारे नगर आयुक्त की कोशिश के बाद हुँ, इतना ये हो गया है कि जो हम इनको 8,250 रुपया देते थे, हुँ। करीब हमने 4-5 महीने 15,000 कर दिया इन लोगों के लिए। अच्छा, तो जो आपने कहा डबल होना बिल्कुल। चाहिए, तो फिल कर दिया। और हाँ, भविष्य में अगर नगर निगम की आय बढ़ती है, बिल्कुल। क्योंकि नगर निगम जो भी ऐसे कर्मचारी जो हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति होता है, खुद की आय का जो पैसा है उसको हम देते हैं। तो अगर हमारी आय बढ़ेगी बढ़ेगी तो करेगी, तो इनका मानदेय भी बढ़ सकता है जी, उसमें। जी, जी। तो हमें कम से कम ये संवेदना रखनी चाहिए कि इस तरह के लोगों को हम बिल्कुल। मानदेय बढ़ा के रखें। तो डॉक्टर साहब बहुत सारी जानकारी आपने कूड़े के बारे में दी। हमारे श्रोताओं को चलते-चलते क्या संदेश आप देंगे? देखिए मेरा सबसे पहले आपका आपसे यही कहना है कि सबसे पहले जो हमारा जो सबसे पहले जो कूड़े का जो स्टार्ट होता है, ये मैं जनता के लिए बोल रहा हूँ, वो हमारे घर से शुरू होता है। जब हम घर में ही कूड़ा अलग अलग करके नहीं रखेंगे, तो कूड़ा कूड़ा ही रहेगा। तो मेरा सबसे पहले लोगों से निवेदन है कि अपने घर में कूड़े को, वही गीला कूड़ा, वर्तमान में गीला सूखा, 2 टाइप का कूड़ा अलग अलग करके वाहन को दें। उससे क्या है कि गीला कूड़ा हमें मिलेगा तो हम उसका कंपोस्ट बना सकते हैं, बिल्कुल। और जो सूखा है तो उसको निस्तारण में बहुत आसानी रहेगी। जी। वरना अगर हम मिक्स करके देंगे तो वो ना, हम उसका निस्तारण भी नहीं कर पाएंगे, हुँ। ना उसकी सही से प्रोसेसिंग, और गंदगी कूड़ा बीमारियां जी, समाज में फैलेगा। बढ़ती जी। जाएंगी। सर हॉस्पिटल्स वाले कई बार नियमों का पालन नहीं करते हैं। उनके लिए क्या संदेश है आपका कि वो कितना खतरनाक है वो कूड़ा जो उसको देखिए एक ही बताऊं, हुँ, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं, हुँ। हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, वो कभी खतरनाक नहीं होते, क्योंकि उनके लिए जो नियम कानून है बहुत तगड़े टाइप के होते हैं। जी। उनका जो बायोमेडिकल वेस्ट है, उसमें काफ़ी गाइडलाइंस है उसमें, कि उनको कैसे रखना है, कैसे पैक करना है, कैसे बारकोड वाले थैले में जाएगा और देना किसको है। हुँ। तो उसमें गड़बड़ होने का चांस कम रहता है, जी। या ये कहीं कि ना के बराबर रहता है। हाँ, कुछ प्रैक्टिशनर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो इधर उधर फेंकते हैं, तो उसमें तो सजा का प्रावधान भी है, उसमें तो कहते हैं कानूनी कार्रवाई भी जी, हो जी, सकती जी, है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने बिल्कुल। हमारे श्रोताओं को आज जागरूक किया कूड़े को लेकर। तो दोस्तों आप देखिए कि अगर हमें एक पर्यावरण मित्र नाम आजकल अब दे दिया हम्म, गया है, अच्छा है।
तो अगर हम उनकी थोड़ा सा उनके पक्ष में अगर हम हैं तो अपने कूड़े को हम पहले ही अलग कर लें, घर में हम 2 डस्टबिन रख लें। सर इसके अलावा जो कूड़े की पन्नियाँ आती हैं वो अलाउ हैं क्या? देखिए, पहले हमारी जो पन्नियों के बारे में, चलिए प्लास्टिक की बात आ रही तो प्लास्टिक के बारे में बताता हूँ। जी, हमारे वहाँ पे एक नियम है, एसयूपी उसको बोलते हैं हम, सिंगल यूज प्लास्टिक, जी। जो पूर्णतः प्रतिबंधित है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है कि वो प्लास्टिक जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक बार इस्तेमाल में लाते हैं। हुँ, अब जैसे प्लास्टिक की चम्मच, हुँ। प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की थालियाँ, इनको हम एक ही बार यूज करते हैं, तो ये बैन है हमारे यहाँ पे। ओके। पन्नी की बात आई थी कि सर पहले हमारे यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश था कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी प्रकार की जो पन्नी है, कैरी बैग्स हैं, हुँ, वो अलाउड नहीं है। लेकिन बाद में नियम में कुछ परिवर्तन हुए, तो ये हुआ कि इस समय 120 माइक्रोन से ऊपर की जो कैरी बैग्स हैं वो हुँ, चल सकती हैं। हुँ। तो अगर आपका म्युनिसिपल वेस्ट है, सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट है, तो आप पॉलीथीन की बात कर रहे हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगा पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना नहीं चाहिए, करें, हाँ। लेकिन फिर भी अगर आप गार्बेज के लिए यूज करते हैं तो कम से कम 120 माइक्रोन से ऊपर की ही आप रखें तो ज़्यादा अच्छा जी। रहेगा। तो सर जो मिलता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में, जो ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, आजकल बहुत सारे कलर्स की आने लगी हैं, लंबी सी पॉलीथीन होती हैं अलग अलग साइज की, तो वो क्या 120 माइक्रोन से नहीं, नहीं, अब चलती हैं? मेरे नहीं है, ख्याल से तो नहीं हमारे जो होती। स्टोर्स हैं या ये हैं, मॉल्स हैं, इनमें कहीं आपको नहीं पॉलीथीन मिलती। कैरी बैग्स नहीं मिलेंगे। जी 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 जी। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट भी क्या किया जा सकता है आप लोगों के द्वारा कि बनाई जाएं, या कहीं से थोक में लेकर थोड़ा बंटवाई जाएं कम दरों में, नहीं, देखिए एक 120 आदत के लिए ये लोगों नहीं, में? इसमें भी दिक्कत है ना, जो पॉलीथीन चोरी छुपे बिक भी रही है कहीं पे, हाँ तो हाँ। दिक्कत ये है कि 120 माइक्रोन का जो पॉलीथीन है बहुत महंगा बैठता है, क्योंकि उसकी हम्म। मोटाई काफी हो जाती है, ओके तो ओके। उसको वो यूज ही नहीं कर तो सकते आप हैं। खाली डब्बों में डालें, सीधे डब्बे धो लें फिर, बिल्कुल, ये कर सकते हैं। डब्बे डालें, आप बाजार से सामान ले जाएं, अपना थैला लेके जाएं, पॉलीथीन का यूज क्यों करना हाँ, है, अपना थैला लेके जाएंगे आप, बिल्कुल उसमें लाइए बिल्कुल। आप। नहीं, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना पॉलीथीन की आती नहीं है। आप डिपार्टमेंटल स्टोर से अगर सौदा पत्ता ले रहे हैं तो दुनिया भर के डब्बे प्लास्टिक तो हो ही जाता है। तो नहीं, उसमें भी डब्बों में मैंने आपको बताया ना कि डब्बों में भी होता है कि एक शब्द आता है, इसेंशियल कमोडिटी। हम्म इसेंशियल कमोडिटी में है कि माना आप एक टीवी खरीद रहे हैं, हम्म वो टीवी आप डब्बे में ला रहे हैं, लेकिन उसमें थर्माकोल बैन है। हम्म। लेकिन उसमें थर्माकोल साइड से लगता है, क्योंकि अगर थर्माकोल नहीं होगा तो टीवी टूट सकता टूट है। जाएगा। तो वो इसेंशियल कमोडिटी के उसमें आता है, जी जी तो वहां पे वो अलाउड होता है। जी। ये है उसमें। नहीं, उसके अलावा सर डिपार्टमेंटल स्टोर का जितना भी सामान है उसमें आपको कहीं ना कहीं सब कुछ कूड़ा मिलेगा ढेर सारा, जिसको आप कचरे वाले कूड़े हाँ, में नहीं डाल कूड़ा, सकते हैं। कूड़े की परिभाषा अलग है, हरी हाँ भाई वहां से मिलेगा, वो तो कूड़ा है हाँ, आपका, मतलब मैं सब। पन्नियाँ भी हैं उसमें, सभी कुछ ये है। पन्नियां देखिए, ओपनली कैरी बैग्स तो अलाउड नहीं है आपको, ओके। वो कहीं भी अलाउड नहीं है, वो कोई स्टोर भी आपको नहीं दे जी सकता है। जी हम लोग कम से कम अभी तक 13 लाख का जुर्माना हल्द्वानी के अंदर लगा जी। चुके हैं सर पॉलीथीन पैकिंग पे। में जो पन्नी है, जैसे बिस्किट का वो रैपर इसेंशियल है। कमोडिटीज में आ गया ना कि जो बिस्किट की पैकेजिंग है बिना इस प्लास्टिक की नहीं हो सकती है, जी जी जी। तो पहले इसलिए। पहले सर आपको पार्ले जी बिस्किट याद होगा, हाँ, हाँ, कागज में आता था। हाँ। अब कागज की सी पैकिंग होती, हाँ, अब अब उसकी इसमें आ पन्नी गया। वाली पैकिंग आ गई। अब छोटा आ तो गया ना, क्यों पहले न बड़ा आता था वो। तो क्यों ना हम उस कागज की तरफ लौटे। आपने देखा जो चाय आती थी, कौन सी थी, ब्लैक टी, वो हम्म, रेड लेबल हम्म, टी, उसका एक प्यारा सा रेड कलर का कागज का डब्बा होता था। हाँ, तो हाँ, हाँ। अब सब वैसी वाली पन्नियों में नहीं, है। नहीं, अब तो चेंज आ रहा है, खैर गवर्नमेंट ने जी इसमें बहुत कोशिश करी है। जी 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 और हमारा जो इस समय सिस्टम चल रहा है कि हम लोग मतलब उसमें क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, ईपीआर का होता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कि अगर आप पॉलीथीन, आप मतलब कोई प्लास्टिक का सामान बाजार में उतार रहे हैं, हम्म, तो वो भी आप ही को रिसाइकिल करा रहे हैं। तो आप उसके ही लिए जिम्मेदारी या है। तो आप दुकानदार को बोलेंगे, जैसे माना, नहीं तो आप गवर्नमेंट को उस चीज का पैसा पहले ही देंगे कि मार्केट में मेरा ये आएगा जो इतना किलो है, इसको आप मार्केट से उठा के रिसाइकिल करवा दें। ओके। तो अभी ये बहुत अच्छी ये बात है। अच्छी बात। बिल्कुल, कि जवाबदेही तो किसी न हाँ, किसी को जवाब। लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इतने सारे दोस्तों आपको जो सुझाव मिले हैं, गीले सब कूड़े को कैसे हम अलग करें, क्या पूरा गणित है कूड़े का, वो आपने आज समझा होगा। तो बहुत शुक्रिया आप सबकी तरफ से भी, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने बांटा। धन्यवाद। जी जी। तो दोस्तों आप सबका बहुत शुक्रिया। और हम आपको बता दें कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पिथौरागढ़ में, मुंशियारी में, या कहीं भी चमोली में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, या देश के किसी भी हिस्से में सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। और डॉक्टर साहब से आप अगली बार किस मुद्दे पर जानना चाहेंगे, ये भी हमें अपना कमेंट करके बताइएगा। तो डॉक्टर साहब मनोज कांडपाल जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ठीक है, सुनीता भास्कर और जी हल्द्वानी, जी हेलो हल्द्वानी जी 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 एफएम रेडियो को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बधाई। और मैं चाहता हूं कि आपका एफएम हल्द्वानी तक ही ना रह के पूरे देश और चलिए। विभिन्न
अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो, जी तो मैं यही कामना करता हूँ आपकी। जी शुक्रिया सर। धन्यवाद।